हेलो एवरीवन। सॉल्यूशन चैप्टर को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद सेकेंड पार्ट आज स्टार्ट करेंगे वेपर प्रेशर, और उसके बाद वाला पोर्शन है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले देखिए वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर होता क्या है? मान लीजिए एक कंटेनर है, इसमें कोई लिक्विड आपने रखी है, सपोज वाटर। नॉर्मल टेम्परेचर पर किसी भी लिक्विड की टेंडेंसी इवेपोरेट होने की होती है। तो जो मॉलिक्यूल अभी लिक्विड स्टेट में है, ये इवेपोरेट होके कहाँ चले जाएंगे? वेपर स्टेट में। अब कंटेनर ओपन है तो वेपर्स कहाँ चली जाएंगे? एटमॉस्फेयर में। लेकिन यदि कंटेनर क्लोज हो तो क्या होगा? कंटेनर क्लोज है तो जो वेपर्स बनेगी उसके मॉलिक्यूल कंटेनर के अंदर ही रहेंगे। ठीक है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि मॉलिक्यूल वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो रहे हैं? मॉलिक्यूल का नंबर वेपर स्टेट में बढ़ रहा है, तो यहां पर हम एक इक्विपमेंट इससे अटैच कर देते हैं। इसको बोला जाता है मर्क्यूरी मैनोमीटर। एक आपने सुना होगा बैरोमीटर। बैरोमीटर से एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं उनका प्रेशर आप मेजर कर सकते हैं। और लैब में किसी भी गैस का या वेपर का प्रेशर मेजर करना है तो उसके लिए मर्क्यूरी मैनोमीटर यूज किया जाता है। ग्लास यू शेप की एक ट्यूब होती है, ग्लास ट्यूब होती है, इसमें मर्क्यूरी भरा होता है। इसका जो लेवल है मर्क्यूरी का, उससे आपको पता चलेगा कि ग्रेजुएटेड ट्यूब है, इसके लेवल को आप रीड कर लीजिए, उससे पता चल जाएगा कि प्रेशर कितना है। अब ये लिक्विड है, इसके मॉलिक्यूल वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो रहे हैं। टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रखा है। ठीक है, एक एक बात आपको ध्यान रखनी है। टेम्परेचर कांस्टेंट है, जो भी रूम टेम्परेचर है वो टेम्परेचर है। इसमें लिक्विड है, सपोज ये लिक्विड वाटर है, तो हर लिक्विड की टेंडेंसी इवेपोरेट होने की होती है। तो जो भी टेम्परेचर है उस पे लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपर स्टेट में कन्वर्ट होंगे। अब स्टार्टिंग में लिक्विड स्टेट में मॉलिक्यूल ज्यादा है तो इवेपोरेशन यानी लिक्विड का गैस में कन्वर्शन ये ज्यादा होगा। आपको कैसे पता चलेगा? तो ये जो मर्क्यूरी का लेवल है इसको आप देखेंगे, ये तो दिखाई नहीं देगा, ये देख सकते हैं। इसको आप देखेंगे तो ये लेवल बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, लगातार बढ़ते रहेगा। कुछ देर के बाद आपको दिखाई देगा कि लेवल मर्क्यूरी का कॉलम का लेवल नीचे जा रहा है। तो उससे आपको पता चलेगा कि अब रिवर्स प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। रिवर्स प्रोसेस मतलब जो मॉलिक्यूल वेपर स्टेट में थे वो कंडेंस होके लिक्विड स्टेट में आ रहे हैं। तो यहां पर दो प्रोसेसेस होंगे, एक तो कंडेंसेशन और दूसरा इवेपोरेशन। यहां पर दो प्रोसेस होंगे, एक तो इवेपोरेशन और दूसरा कंडेंसेशन। इवेपोरेशन मतलब लिक्विड का गैसियस स्टेट में या वेपर स्टेट में कन्वर्शन, और कंडेंसेशन जो मॉलिक्यूल वेपर स्टेट में है उनका लिक्विड स्टेट में कन्वर्शन, ये कंडेंसेशन है। तो स्टार्टिंग में सारे मॉलिक्यूल लिक्विड स्टेट में है, जैसे ही आपने क्लोज कंटेनर में रखा मॉलिक्यूल वेपर स्टेट में जाएंगे, इसको हम बोल रहे हैं इवेपोरेशन। कुछ देर के बाद आपको दिखेगा कि जो मर्क्यूरी का कॉलम है वो नीचे आ रहा है, इसका मतलब रिवर्स प्रोसेस हो रहा है, यानी कंडेंसेशन हो रहा है। कुछ देर के बाद आफ्टर सम टाइम, 2 घंटे बाद या 4 घंटे बाद, आपको इस कॉलम को आप ऑब्जर्व करते रहिए। टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है, आपको दिखेगा कि ये लेवल जो है ये कांस्टेंट हो। ये मर्क्यूरी का जो लेवल है ये न तो राइज हो रहा है न डिक्रीज हो रहा है, ये कांस्टेंट है।
तो जैसे ही ये कांस्टेंट होगा उस कंडीशन को हम बोल सकते हैं कि यहां पर इस कंटेनर में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया। तो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हुआ है मतलब जो दो अपोजिट रिएक्शन थी, एक तो इवेपोरेशन और दूसरी कंडेंसेशन, उनके रेट इक्वल हो गए हैं। तो जैसे ही रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन बराबर हो जाएगा उस कंडीशन को हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन। टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम कंडीशन में जितने भी मॉलिक्यूल उस समय जो वेपर स्टेट में प्रेजेंट होंगे वो बचे हुए लिक्विड की सरफेस पे जो भी प्रेशर एक्सर्ट करेंगे उस प्रेशर को बोला जाता है वेपर प्रेशर। आया समझ में? तो वेपर प्रेशर वर्ड मीनिंग देखिए, वेपर का प्रेशर, कंडीशन क्या है? कांस्टेंट होना चाहिए टेम्परेचर, क्योंकि इक्विलिब्रियम तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही स्टेब्लिश होता है ना किसी भी प्रोसेस में। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम कंडीशन में जितने भी मॉलिक्यूल वेपर स्टेट में प्रेजेंट है वो रिमेनिंग लिक्विड की सरफेस पर जो भी प्रेशर एक्सर्ट करेंगे उस प्रेशर को हम क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड। और उसको जो वेपर प्रेशर है वो मर्क्यूरी मैनोमीटर की हेल्प से आप रीड कर सकते हैं। अच्छा, अलग अलग लिक्विड का वेपर प्रेशर सेम आएगा कि अलग अलग आएगा? अलग अलग आएगा। भाई कोई लिक्विड है जैसे वाटर है और ग्लिसरीन अपन ले लें, ग्लिसरॉल ग्लिसरीन बातें की, तो वाटर में इवेपोरेट होने की टेंडेंसी ज्यादा है तो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा। उधर ग्लिसरीन उसकी इवेपोरेट होने की टेंडेंसी कम है तो उसका वेपर प्रेशर कम होगा। मतलब अलग अलग लिक्विड का वेपर प्रेशर अलग अलग होगा गिवन टेम्परेचर। ठीक है, अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कौन से फैक्टर्स हैं जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। तो वेपर प्रेशर सभी को समझ में आया। वेपर प्रेशर मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम कंडीशन में जितने भी वेपर मॉलिक्यूल वेपर स्टेट में है वो अपनी लिक्विड की सरफेस पर जो भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उसको वेपर प्रेशर बोला जाता है। इसके बाद देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। फर्स्ट फैक्टर है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की हम बात कर रहे हैं। मान लीजिए हम 3 कंटेनर ले लें, बाउल ले लें या कोई भी कंटेनर ले लें, उसमें हमने 100 ml, तीनों में लिक्विड का वॉल्यूम सेम है 100 ml। पहले में हमने रखा है ईथर, दूसरे में रखा है वाटर, थर्ड में रखा है सपोज ग्लिसरॉल। ये बताइए सबसे जल्दी से किसमें लिक्विड इवेपोरेट हो जाएगा? सबसे इजी तो ईथर में होगा, उसके बाद वाटर में होगा, सबसे आखिरी में ग्लिसरॉल में। उसका रीजन क्या है? ईथर में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो वीकेस्ट हैं, वो ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गेस्ट हैं। तो जितने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगे मॉलिक्यूल वो बॉन्ड ब्रेक करके वेपर स्टेट में इजीली चले जाएंगे। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक यानी वेपर प्रेशर ज्यादा। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और वेपर प्रेशर में क्या रिलेशन है? वेपर प्रेशर और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितने वीक फोर्सेस होंगे लिक्विड के मॉलिक्यूल में उतने इजीली मॉलिक्यूल वेपर स्टेट में जा पाएंगे, तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। और जितने स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे इजीली मॉलिक्यूल वेपर स्टेट में नहीं जा पाएंगे, तो वेपर प्रेशर कम होगा। तो इसी टाइप से इसको आप अप्लाई करना है। इस कॉन्सेप्ट की ज्यादा जरूरत आपको पड़ेगी ऑर्गेनिक में। तो सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर किसका है? ईथर का, उसके बाद वाटर का, उसके बाद ग्लिसरॉल का।
तो ये सभी को समझ में आया फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर का पहला पॉइंट, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और वेपर प्रेशर ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब यहीं से एक और पॉइंट आप याद रखिए, बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर में क्या रिलेशन है। तो बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यदि वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, वेपर प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। इन तीनों में से देखिए, यदि आप बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअल देखेंगे तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका है, ईथर का। उससे ज्यादा किसका है, वाटर का। सबसे ज्यादा किसका है, ग्लिसरॉल का। रीजन क्या है, वेपर प्रेशर ज्यादा है ईथर में क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक हैं। ग्लिसरॉल में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गेस्ट है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, 3 OH ग्रुप है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसलिए उसका वेपर प्रेशर कम है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। तो बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर का रिलेशन याद रखना है। वेपर प्रेशर और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में क्या रिलेशन है वो आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसके बाद सेकेंड फैक्टर देखिए, सेकेंड फैक्टर है टेम्परेचर। जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो टेम्परेचर से जो एनर्जी मिलेगी वो किसको मिलेगी, मॉलिक्यूल्स को मिलेगी। तो उससे क्या होगा, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने से जो भी लिक्विड है उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। काइनेटिक इंक्रीज होगी, एनर्जी इंक्रीज होगी तो मॉलिक्यूल दूर जाएंगे, तो उनके बीच के जो बॉन्ड है वो ब्रेक होंगे। अब बॉन्ड ब्रेक होंगे तो मॉलिक्यूल इजीली वेपर स्टेट में जा पाएंगे। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो टेम्परेचर और वेपर प्रेशर में क्या रिलेशन है, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ज्यादा मॉलिक्यूल वेपर स्टेट में जाएंगे, यानी वेपर प्रेशर बढ़ेगा। तो ये भी समझ में आ गया, बिल्कुल इजी है। अब आप लोग एक पॉइंट बताइए, ये दो अलग अलग शेप के कंटेनर्स हैं, दोनों में हमने 1 लीटर वाटर लिया है, इसमें भी वाटर है, क्वांटिटी 1 लीटर है। दोनों कंटेनर का शेप अलग है, दोनों में 1 लीटर वाटर है। अब आप बताइए सरफेस एरिया किसमें ज्यादा है लिक्विड का, नेचुरली सेकंड वाले में सरफेस एरिया ज्यादा है, फर्स्ट में सरफेस एरिया कम है। तो अब आप बताइए किसमें वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, सेकंड में कि फर्स्ट में। कितने लोग बोल रहे हैं सेकंड में, मैक्सिमम लोगों का आंसर है सेकंड में वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। फर्स्ट किसी का आंसर तो नहीं है, इक्वल दोनों में हो ऐसा कोई है नहीं है, तो दोनों में ही वाटर का वेपर प्रेशर इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि हम किसका वेपर प्रेशर निकाल रहे हैं, वाटर का। लिक्विड थोड़ी चेंज हुआ है, अमाउंट भी वही है, अमाउंट भी चेंज हो जाए तो भी वेपर प्रेशर तो सेम रहेगा। अब आप इसको समझिए, पहले आपको लग रहा है यहाँ सरफेस एरिया ज्यादा है, तो ज्यादा मॉलिक्यूल सरफेस पर प्रेजेंट है। इवेपोरेशन जो है वो सरफेस फिनोमिना है, जितने मॉलिक्यूल सरफेस पर प्रेजेंट होंगे वही उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहाँ सरफेस एरिया ज्यादा है लिक्विड का, तो ज्यादा मॉलिक्यूल सरफेस पर है, ज्यादा मॉलिक्यूल वेपर स्टेट में जाएंगे। यहाँ कम जाएंगे तो आप बोल रहे हैं कम वेपर प्रेशर, यहाँ ज्यादा जा पा रहे हैं तो आप बोल रहे हैं ज्यादा वेपर प्रेशर। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है, आप ये कंडीशन भूल गए। हमने सबसे पहले क्या कहा था, टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, ठीक है। दूसरा, वेपर प्रेशर आप कब मेजर करेंगे, तो जब इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो चुका होगा तब। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम कंडीशन में जितने मॉलिक्यूल वेपर स्टेट में, वो जो भी प्रेशर एक्सर्ट करेंगे वो वेपर प्रेशर होगा। तो यहाँ पर तो आप इक्विलिब्रियम के बारे में सोच ही नहीं रहे। तो देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट है, अब दोनों में इवेपोरेशन भी होगा, कंटेनर क्लोज कर देते हैं अपन, दोनों में इवेपोरेशन भी होगा, कंडेंसेशन भी होगा। दोनों में से किस कंटेनर, फर्स्ट या सेकंड, किस केस में पहले इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा? दोनों में एक ही टाइम पे होगा क्या? नहीं होगा।
इसमें सरफेस एरिया कम है, इसमें इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होने में टाइम लगेगा। यहाँ इसके कंपैरिजन में सेकेंड कंटेनर में जल्दी से इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा। तो जैसे इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा उस समय जो आप प्रेशर एक्सर्ट करेंगे वो वेपर प्रेशर होगा। यदि दोनों के लिए टेम्परेचर सेम है तो वेपर प्रेशर की वैल्यू भी सेम आएगी। जैसे इसका वेपर प्रेशर आ रहा है सपोज 100 मिलीमीटर, तो यहाँ पे भी क्या आएगा 100 मिलीमीटर। फर्क इतना होगा कि ये जल्दी पता चल जाएगा, ये देर से पता चलेगा। तो एक्चुअली जो फैक्टर है वेपर प्रेशर है वो सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, ये ध्यान रखिए आप। वेपर प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस एरिया। अदरवाइज क्या होगा, जैसे वाटर आपने लिया 1 लीटर, इस कम सरफेस वाले कंटेनर में रखा है, यहाँ ज्यादा सरफेस, तो वेपर प्रेशर उसमें ज्यादा इसमें कम है, मतलब इस कंटेनर में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज हो जाएगा, वहां भी चेंज हो जाएगा। ऐसा पॉसिबल है क्या? लिक्विड तो एक ही है ना, उसका जब बॉइलिंग पॉइंट सेम है, आप 1 मिलीलीटर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट निकालें, 10 मिलीलीटर का निकालें, 1 लीटर का निकालें, 10 लीटर का निकालें, बॉइलिंग पॉइंट तो वाटर का है ना कि कंटेनर का है? तो बॉइलिंग पॉइंट तो वाटर का है, तो वो तो वेपर प्रेशर भी सेम आएगा। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, इस पर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वो आप याद रखिए कि वेपर प्रेशर सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया, क्योंकि जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर होगा, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा, तभी हम वेपर प्रेशर कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ जल्दी से इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा, यहाँ देर से होगा, लेकिन लिक्विड तो सेम है तो वेपर प्रेशर सेम आएगा। ठीक है, तो फिर से ये पॉइंट हम रिपीट कर देते हैं। पहला फैक्टर क्या है? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जितने वीक होंगे उतना वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। दूसरा, टेम्परेचर और वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर बढ़ेगा वेपर प्रेशर बढ़ेगा। तीसरा, सरफेस एरिया पे वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता। अब इसी में एक पॉइंट और आप समझ लीजिए, vapor pressure of a solution containing non-volatile solute, मतलब ऐसे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हम निकाल रहे हैं जिसमें सॉल्यूट कैसा है? नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल मतलब जिसकी वेपर्स नहीं बनती। इसमें प्योर वाटर है, ये सॉल्वेंट है वाटर, यहां हमने सॉल्यूशन बनाया। सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है वो कैसा है? नॉन वोलेटाइल। अब आप बता सकते हैं क्या किसमें वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा? देखिए वो समझ लीजिए, दोनों में मान लीजिए वाटर का अमाउंट वही है, 1 लीटर वाटर में हमने स्मॉल अमाउंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स कर दिया। ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के मॉलिक्यूल, ये भी सरफेस पे प्रेजेंट है, लेकिन ये मॉलिक्यूल सब कैसे हैं? नॉन वोलेटाइल हैं। इनकी वेपर्स बनेगी क्या? नहीं बनेगी। पहले जितने भी मॉलिक्यूल सरफेस पर थे वो सारे वोलेटाइल थे। अब जो सरफेस पे मॉलिक्यूल है वो दो टाइप के हैं, एक तो वोलेटाइल है जो कि सॉल्वेंट के हैं, और दूसरे नॉन वोलेटाइल है जो कि सॉल्यूट के हैं। तो क्या होगा? तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर यदि उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला है तो ये हमेशा प्योर सॉल्वेंट से कम होगा। मान लीजिए प्योर सॉल्वेंट का 100 मिलीमीटर है सपोज किसी टेम्परेचर पे, तो इसका उससे कम आएगा, 80 आ सकता है, 90 आ सकता है, जो भी होगा उस पर कम होगा। ये डिपेंड करेगा कि सॉल्यूट का अमाउंट कितना है। तो ये समझ में आ गया पॉइंट। वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग non-volatile solute is always less than that of pure solvent। उसका रीजन क्या है? non-volatile solute जो है उसके कारण volatile molecule का नंबर कम हो रहा है सरफेस पर, और इवेपोरेशन सरफेस फिनोमेना है। सरफेस पे volatile molecule का नंबर कम होगा तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। तो एक तो आपको याद रखना है कि वेपर प्रेशर क्या होता है, फिर वेपर प्रेशर
प्योर सॉल्वेंट का हमेशा सॉल्यूशन से ज्यादा होगा, प्रोवाइडेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट कैसा है, नॉन वोलेटाइल। क्लियर है इतना? नेक्स्ट टॉपिक है राउल्स लॉ। राउल्स लॉ समझने से पहले कुछ टर्म्स आप रिकॉल कर लीजिए। हम जो सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं वो बाइनरी सॉल्यूशन है। बाइनरी सॉल्यूशन मींस मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स, एक उसमें सॉल्यूट है, दूसरा सॉल्वेंट है। सॉल्यूट को हमने रिप्रेजेंट किया है बी से, सॉल्वेंट को ए से, सॉल्यूशन को ए बी से। सॉल्यूट के मोल्स एनबी से रिप्रेजेंट किए हैं, सॉल्वेंट के Na से। मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का XB, सॉल्वेंट का XA। उसके अलावा वेपर प्रेशर, प्योर स्टेट में, मतलब जब दोनों कंपोनेंट को नहीं मिलाया है और सपोज दोनों लिक्विड हैं, तो प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर सॉल्यूट का P0B से हम रिप्रेजेंट करेंगे और सॉल्वेंट को P0A से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर मिक्सिंग के बाद जब सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिला दिया आपने, सॉल्यूशन बना, तो सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो पार्शियल प्रेशर होगा, जो कंट्रीब्यूशन है टोटल में, उसको अपन पार्शियल प्रेशर बोल रहे हैं। तो सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करेंगे Pb से, सॉल्वेंट को Pa से। तो सॉल्यूशन का जो टोटल वेपर प्रेशर होगा, सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर, उसको P से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये रिप्रेजेंटेशन आप याद रखेंगे तो इजीली आपको राउल्स लॉ याद हो जाएगा। तो फिर से हम बता रहे हैं, सॉल्यूशन हमारा कैसा है, बाइनरी है। बाइनरी मींस मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स, एक सॉल्यूट है, दूसरा सॉल्वेंट है। सॉल्यूट को हमने B से रिप्रेजेंट किया है, सॉल्वेंट को A से, सॉल्यूशन को AB से। NB क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, Na नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। XB क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। XA क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। फिर प्योर स्टेट में जो प्रेशर है, A के वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट किया है P0B से, A के वेपर प्रेशर को P0A से। मिक्सिंग के बाद जब दोनों को मिक्स कर देंगे तो अब दोनों प्योर नहीं रहे, वो तो सॉल्यूशन बन चुका है। तो सॉल्यूशन में जो B कंपोनेंट का प्रेशर होगा या A कंपोनेंट का प्रेशर होगा, उसको हम बोलेंगे पार्शियल प्रेशर। पार्शियल वर्ड इसलिए यूज करते हैं क्योंकि दोनों का टोटल में अपना अपना कंट्रीब्यूशन है। यदि दोनों इक्वली वोलेटाइल है तो दोनों का कंट्रीब्यूशन सेम रहेगा। दोनों में से कुछ जो ज्यादा वोलेटाइल होगा उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, इसलिए इसको पार्शियल वर्ड यूज करते हैं, पार्शियल प्रेशर। तो B कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर Pb है, A कंपोनेंट का Pa है, और सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर वो P से हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इतना आप ध्यान रखेंगे तो राउल्स लॉ इजीली समझ में आएगा। अब नेक्स्ट टर्म आपको याद रखनी है, पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर क्या होता है, तो पार्शियल प्रेशर होता है मोल फ्रैक्शन इनटू वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। पार्शियल प्रेशर होता है मोल फ्रैक्शन इनटू वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। तो मोल फ्रैक्शन और प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर का प्रोडक्ट, ये है पार्शियल प्रेशर। सपोज आपको A कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर चाहिए, तो ये होगा A का मोल फ्रैक्शन इनटू A का प्योर स्टेट में पार्शियल प्रेशर। B का पार्शियल प्रेशर चाहिए, समझ में आया? A का पार्शियल प्रेशर क्या है, A का मोल फ्रैक्शन इनटू प्योर स्टेट में A का वेपर प्रेशर। B का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, B का मोल फ्रैक्शन इनटू B का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर। तो ये पार्शियल प्रेशर है। तो पार्शियल प्रेशर अलग है और प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर अलग है। प्योर स्टेट को हम P0 है, P0 B से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और पार्शियल प्रेशर को Pa और Pb से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, इतना समझ में आया?
अब आपको ध्यान रखना है राउल्ट्स लॉ के लिए कंडीशंस क्या है। अब आपको समझना है कंडीशंस ऑफ राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ के लिए 3 कंडीशंस हैं। पहली, सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूट। सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए? डाइल्यूट होना चाहिए। डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ये एप्लीकेबल। दूसरा, सॉल्यूट जो भी आप मिला रहे हैं सॉल्वेंट में सॉल्यूशन बनाने के लिए, सॉल्यूट होना चाहिए नॉन वोलेटाइल। जैसे आप चाय बनाने के लिए टी पाउडर, चाय की पत्ती डालते हैं या शुगर डालते हैं तो ये नॉन वोलेटाइल है। तो सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। और तीसरा, सॉल्यूशन में जाने के बाद सॉल्यूट को डिसोशिएट एसोसिएट नहीं होना चाहिए। सॉल्यूट शुड नॉट एसोसिएट और डिसोशिएट इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जाने के बाद सॉल्यूट का एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए। पहले तीनों पॉइंट पे ध्यान दीजिए। पहला, सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? डाइल्यूट होना चाहिए। दूसरा, सॉल्यूट कैसा होना चाहिए? इट शुड बी नॉन वोलेटाइल, उसकी वेपर्स नहीं बननी चाहिए। तीसरा, सॉल्यूट का एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये होगा तो क्या होगा? वेपर प्रेशर चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा देखिए। पहला एग्जांपल देखिए एसोसिएशन का। मान लीजिए आपने सॉल्यूट लिया है एसिटिक एसिड, इसको आपने बेंजीन सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया। तो बेंजीन सॉल्वेंट में एसिटिक एसिड सॉल्यूशन में जाने के बाद क्या हो जाता है? एसोसिएट हो जाता है। ये डायमर बना लेता है। दो मॉलिक्यूल जुड़ के एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लेता है। ये डायमर फॉर्मेशन कैसे होता है वो भी देखिए। ये होता है थ्रू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दो मॉलिक्यूल हैं, ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू कनेक्ट हो जाएंगे, डायमर बना लेंगे। एक का कार्बोनाइल ग्रुप दूसरे के OH ग्रुप के साथ बनाएगा, इसका OH ग्रुप दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बोनाइल ग्रुप के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पर एसोसिएशन हो गया। अब आपने लिए मान लो 2 मॉलिक्यूल, सॉल्यूशन में जाने के बाद वो 1 हो गया, या आपने लिए 100, सॉल्यूशन में जाने के बाद क्या हो गया? 50 हो गया। मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम हो रहे हैं एसोसिएशन के कारण। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम होंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा? कम हो जाएगा। तो एसोसिएशन जब भी होगा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो एसोसिएशन होगा तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। दूसरा अपन देखें, कुछ सॉल्यूट ऐसे होते हैं जो सॉल्यूशन में जाने के बाद डिसोशिएट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई भी आप आयोनिक कंपाउंड ले लीजिए। वाटर लिया हमने और NaCl लिया। डिसोसिएशन देखिए, कुछ ऐसे सॉल्यूट होते हैं जो सॉल्यूशन में जाने के बाद डिसोशिएट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये वाटर में जाने के बाद डिसोशिएट हो जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। यदि आपने 1 मॉलिक्यूल लिया तो 2 पार्टिकल में डिसोशिएट हो जाएगा। यदि आपने 100 मॉलिक्यूल्स लिए हैं तो ये 200 हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। कोई यदि आयनिक कंपाउंड 3 पार्टिकल में डिसोशिएट होता है तो नंबर ऑफ पार्टिकल 3 टाइम्स हो जाएंगे। कोई 4 में डिसोशिएट होता है तो 4 टाइम्स हो जाएंगे। तो डिसोसिएशन के कारण क्या होगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं। यहाँ एसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो रहे थे, डिसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ रहे हैं। अब नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे तो ज्यादा मॉलिक्यूल वेपर स्टेट में जाएंगे। ज्यादा मॉलिक्यूल वेपर स्टेट में जाने का मतलब है वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। अब समझ में आया आपको? तो सॉल्यूट को एसोसिएट या डिसोशिएट नहीं होना चाहिए, क्योंकि एसोसिएशन या डिसोसिएशन होगा तो वेपर प्रेशर जो होना चाहिए वो नहीं होगा। वेपर प्रेशर एसोसिएशन के कारण डिक्रीज होता है और डिसोसिएशन के कारण इंक्रीज होता है, इसलिए एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए। समझ में आया? अब देखिए राउल्ट्स लॉ बिल्कुल इजीली आपको समझ में आएगा।
राउल्ट्स लॉ को हम दो डिफरेंट कंडीशन में डिफाइन कर सकते हैं। पहली कंडीशन है फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग टू वोलेटाइल लिक्विड्स। पहली कंडीशन है बाइनरी सॉल्यूशन है लेकिन दोनों ही लिक्विड है और दोनों ही वोलेटाइल लिक्विड्स है। दूसरी कंडीशन फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। सॉल्यूशन दोनों केस में बाइनरी है, ये आपको समझ में आ रहा है। यहां पर दोनों कंपोनेंट लिक्विड्स हैं और दोनों वोलेटाइल है। यहां पर केवल सॉल्वेंट वोलेटाइल है, सॉल्यूट कैसा है, नॉन वोलेटाइल, मतलब सॉल्यूट की वेपर्स नहीं बनेगी। यहाँ दोनों कंपोनेंट की वेपर बनेगी, यहाँ सॉल्यूट की नहीं बनेगी। तो ये दो कंडीशन में हम राउल्ट्स लॉ को डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए जो टोटल वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का वो क्या होगा, दोनों कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होगा। अब पार्शियल प्रेशर अभी आपको बता दिया, पार्शियल प्रेशर क्या होता है, बी का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, ये होगा पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ए का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, ये होगा पी नॉट ए इंटू एक्स बी। तो जब दोनों लिक्विड वोलेटाइल हो, अब आपको कैसे पता चलेगा क्वेश्चन में, है ना, कंफ्यूजन जब क्वेश्चन आता है तब होता है। कई लोग बोलते हैं कि वो एकदम हमें समझ में नहीं आता है कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें। तो देखिए बिल्कुल आसान है। यदि आपको जो भी सॉल्यूशन दिया है उसमें दोनों कंपोनेंट ए और बी या एक्स वाई जो भी वो दें, नाम दे दें, एक्स बी दे दें, एक्स वाई दे दें, ए बी दे दें, कुछ भी दें, दोनों का यदि वेपर प्रेशर दिया है प्योर स्टेट में या दोनों का पार्शियल प्रेशर दिया है, मतलब दोनों वोलेटाइल है, तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई करें। दूसरी कंडीशन में यहां भी जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो दोनों कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होगा। लेकिन अपना जो सॉल्यूट है बी वो कैसा है, वो नॉन वोलेटाइल है। तो नॉन वोलेटाइल है तो इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो टोटल वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के पार्शियल प्रेशर के इक्वल होगा और सॉल्वेंट का पार्शियल प्रेशर राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंगली पी नॉट ए एक्स ए के प्रोडक्ट के इक्वल है। समझ में आया। तो जब आपको एक ही कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर या एक ही कंपोनेंट का प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर दिया है, इसका मतलब ये है कि सॉल्यूट कैसा है, नॉन वोलेटाइल है। तो अब आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो पहली कंडीशन में जब दोनों सॉल्यूशन वोलेटाइल है, टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा, इट इज इक्वल टू सम ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर्स। और सेकेंड कंडीशन, जब एक कंपोनेंट नॉन वोलेटाइल हो तो जो टोटल वेपर प्रेशर होगा इट इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ वोलेटाइल सॉल्वेंट। ठीक है, क्लियर है इतना। अब राउल्ट्स लॉ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखिए। फर्स्ट देखिए 78 ग्राम्स ऑफ बेंजीन एंड 92 ग्राम्स ऑफ टॉलिन ऑन मिक्सिंग फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन। प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर आपको दिया है 150 मिलीमीटर और टॉलिन का वेपर प्रेशर दिया है 50 मिलीमीटर। आपको कैलकुलेट करना है सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर। तो अब देखिए जो कंफ्यूजन था कॉन्सेप्ट में वो यहाँ पर सबसे पहले दूर कीजिए। दो लिक्विड है, दोनों का वेपर प्रेशर दिया हुआ है, मतलब दोनों वोलेटाइल है। दोनों वोलेटाइल है तो फॉर्मूला क्या होगा आपका, टोटल वेपर प्रेशर होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ टॉलिन। बी बेंजीन के लिए, टी टॉलिन के लिए। उसके अलावा पार्शियल प्रेशर क्या होगा बेंजीन का, पी नॉट बी इंटू एक्स बी। पी नॉट बी क्या है, प्योर स्टेट में बेंजीन का वेपर प्रेशर। एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, प्लस पीटी यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ टॉलिन। इसको हम लिख सकते हैं पी नॉट टी इंटू एक्स टी। पी नॉट टी क्या है, प्योर स्टेट में टॉलिन का वेपर प्रेशर, और एक्स टी क्या है, टॉलिन का मोल फ्रैक्शन। तो ये फॉर्मूला जब दोनों वोलेटाइल है, दोनों का वेपर प्रेशर दिया है, तो ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है।
आपको क्या क्या दिया हुआ है? प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर दिया हुआ है, पी नॉट भी दिया है 150 मिलीमीटर। प्योर टॉलिन का वेपर प्रेशर दिया हुआ है 50 मिलीमीटर। ठीक है, आपको मास दिया हुआ है बेंजीन का, तो सबसे पहले हमें बेंजीन के मोल्स निकालना पड़ेंगे। बेंजीन का मास 78 ग्राम है, मॉलिक्यूलर मास भी होता है 78 ग्राम, तो ये आ जाएगा 1 मोल। इसी टाइप से टॉलिन के मोल्स निकालिए। टॉलिन का मास 92 ग्राम है, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कीजिए, वो भी 92 है, ये भी आ जाएगा 1 मोल। अब आपको क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन, बेंजीन का मोल फ्रैक्शन। बेंजीन के मोल कितने हैं? 1 है, टोटल मोल दोनों के 1 + 1 यानी 2 हो गया, ये मोल फ्रैक्शन आ गया हाफ। इसी टाइप से टॉलिन का मोल फ्रैक्शन, टॉलिन के मोल 1 है, टोटल मोल 1 + 1 2। अब इसको रख देते हैं हम इस फॉर्मूले में। पी नॉट बी कितना दिया है आपको? 150 मिलीमीटर। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन है 1/2, ये दिया हुआ है आपको 50 मिलीमीटर, और मोल फ्रैक्शन भी 1/2 है यहाँ पर, ये आ जाएगा 75 + 25। टोटल प्रेशर आएगा सॉल्यूशन का 100 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 liquids A and B on mixing form ideal solution at 25 degrees Celsius. The vapor pressure of the solution containing 3 moles of A and 1 mole of B is 550 millimeter. तो पहली कंडीशन में जब A के कितने मोल मिक्स किए? 3, B के 1 मोल, तो टोटल वेपर प्रेशर कितना है? 550 मिलीमीटर, ये दिया हुआ है। उसके बाद क्या किया है? when 1 more mole of A is added, then vapor pressure becomes 560 मिलीमीटर। आपको कैलकुलेट करना है A और B की प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन में यहां भी फिर से आप सबसे पहले देखिए कि A और B दोनों के प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर पूछे हैं, मतलब दोनों लिक्विड क्या है? वोलेटाइल है नेचुरली, तो आपका फॉर्मूला क्या होगा? वही होगा टोटल प्रेशर के लिए, PA + PB। PA क्या हो जाएगा? P नॉट A XA + P नॉट B XB। ठीक है, इतना समझ में आया? अब फर्स्ट कंडीशन में टोटल वेपर प्रेशर क्या दिया है आपको? 550 मिलीमीटर। P नॉट A आपको कैलकुलेट करना है, P नॉट B भी आपको कैलकुलेट करना है। A के कितने मोल्स हैं? 3 मोल है, B का 1 मोल है, तो 3 + 1 टोटल मोल कितने हो गए? 4। तो A का मोल फ्रैक्शन हो गया, A के मोल 3 हैं, टोटल मोल्स 4 हैं। B के मोल्स कितने हैं? पहली कंडीशन में 1 है, टोटल मोल्स 4 हैं। ये समझ में आया इतना? अब देखिए दोनों तरफ 4 है, इसको कॉमन ले लें, इधर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 550 × 4 = 3 × P नॉट A, ऐसे लिख देते हैं इसको, + P नॉट B। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2200 3P नॉट A + P नॉट B। ये हो जाएगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इसी टाइप से सेकेंड कंडीशन के लिए अपन अप्लाई करते हैं और एक इक्वेशन और फॉर्म कर लेते हैं। सेकेंड कंडीशन में सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा। टोटल वेपर प्रेशर कितना दिया है? 560 मिलीमीटर। ये 550 था, 560 हो गया, 10 मिलीमीटर से बढ़ गया। P नॉट A P नॉट B तो आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये तो कैलकुलेट करना है। अब क्या किया है यहाँ पर देखिए, 1 more mole of A is added, मतलब पहले A के कितने मोल थे? 3, एक और A का मोल मिक्स कर दिया, तो 3 + 1 कितने हो गए? 4 मोल हो गए। तो ये हो गए 4 मोल A के, और टोटल मोल कितने हो जाएंगे? 4 A के मोल है और B का तो एक ही है, तो 4 + 1 5। B का मोल फ्रैक्शन, B के तो एक ही मोल है, टोटल मोल 5 है। अभी 5 कॉमन ले लीजिए, इधर मल्टीप्लाई कर दें,
60 इंटू 5 करेंगे, ये आ जाएगा 2800। इसको लिख सकते हैं 4 इंटू पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी। ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। तो देखिए दोनों कंडीशन में हमने दो इक्वेशन फ्रेम कर ली। अब केमिस्ट्री यहाँ खत्म हो चुका है, सिंपल मैथमेटिक्स है। दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, पी नॉट ए पी नॉट बी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, कर पाएंगे? तो देखिए सेकेंड इक्वेशन में से हम फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दें। सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर रहे हैं। ये सेकेंड इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर रहे हैं, ये प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी कैंसिल हो जाएगा। ये बचेगा 600, इधर बचेगा पी नॉट ए। तो पी नॉट ए की वैल्यू आ गई 600। अब इस पी नॉट ए की वैल्यू फर्स्ट या सेकेंड किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं। सपोज इसको पी नॉट ए की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन, इसमें पी नॉट ए की वैल्यू रख देते हैं 3 इंटू 600। तो आपको पी नॉट बी की वैल्यू मिल जाएगी। पी नॉट बी क्या आ जाएगा, पी नॉट बी की वैल्यू आ जाएगी 400 मिलीमीटर। तो पी नॉट ए की वैल्यू है 600 मिलीमीटर और पी नॉट बी की वैल्यू है 400 मिलीमीटर। समझ में आया कैसे किया है? दोनों लिक्विड वोलेटाइल है, तो हमने दो इक्वेशन फॉर्म कर ली है और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके पी नॉट ए पी नॉट बी की वैल्यू डिटरमाइन करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर से दो लिक्विड है ए एंड बी, दे कंबाइन टू फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। प्योर स्टेट में ए और बी का वेपर प्रेशर आपको गिवन है। ए का कितना है 200, बी का कितना है 100। अब आप में से कोई बता सकता है दोनों में से ज्यादा वोलेटाइल कौन सा लिक्विड है? ये भी वैल्यू देख के आप पता कर सकते हैं। ए का वेपर प्रेशर 200 है, बी का 100 है। ज्यादा वोलेटाइल कौन है? जिसका ज्यादा वेपर प्रेशर है। तो ए ज्यादा वोलेटाइल है बी से। आपसे क्या पूछा है, व्हाट विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। बी का मोल फ्रैक्शन पूछा है इन वेपर फेज। इस पे आपको ध्यान देना है, इन वेपर लिखा हो या वेपर फेज लिखा हो, इन इक्विलिब्रियम विथ एन इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ द टू लिक्विड्स। इक्विमोलर सॉल्यूशन है दोनों लिक्विड का। इक्विमोलर सॉल्यूशन है मतलब ए का मोल यदि 1 है तो बी का मोल भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, 10 लेंगे तो ये भी 10 हो जाएगा, 5 लेंगे 5 हो जाएगा, इक्विमोलर है। तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा, ए का मोल फ्रैक्शन, ए के मोल 1 है, टोटल मोल 1 + 1 2 है। इसी टाइप से बी का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1/2। ये समझ में आया? अब आप 10 ले लो तो 10 + 10 20 हो जाएगा, 10/20। 100 ले लो, रेशियो तो वही आएगा ना 1/2। तो दोनों के मोल्स इक्वल है तो मोल फ्रैक्शन भी इक्वल है। ठीक है, अब टोटल वेपर प्रेशर, दोनों लिक्विड वोलेटाइल है तो टोटल वेपर प्रेशर होगा सम ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर्स। पार्शियल प्रेशर आपको पता ही है कैसे निकालते हैं। पी नॉट है आपको दिया हुआ है 200, ए का मोल फ्रैक्शन आपने कैलकुलेट कर लिया 1/2, पी नॉट भी आपको दिया हुआ है 100, उसका मोल फ्रैक्शन भी आपने कैलकुलेट कर लिया। ये हो गया 100, ये हो गया 50। तो टोटल वेपर प्रेशर आ जाएगा 150 मिलीमीटर। लेकिन ये तो आपसे पूछा ही नहीं है, आप सोचेंगे ये क्यों निकाल रहे हैं, मोल फ्रैक्शन तो आ ही चुका है ना। आपसे क्या पूछा है, व्हाट विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, केवल इतना ही पढ़ते हैं जितना हमको करना है, जितना हमको समझ में आ रहा है, और वो इस आंसर को मार्क करके आ जाते हैं 1/2 या 0.5 या 50%। लेकिन वो गलत आंसर होता है। क्यों?
फिर से इस लाइन को आप पढ़िए, व्हाट विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज। यदि आपसे सिंपल मोल फ्रैक्शन पूछा हो तो मोल फ्रैक्शन होता है मोल्स अपॉन टोटल मोल्स का रेशियो। आपको पता है, ये हम कैलकुलेट भी कर चुके हैं। यदि केवल मोल फ्रैक्शन पूछे या कंपोजिशन पूछे तो आप मोल्स अपॉन टोटल मोल्स निकाल लीजिए रेशियो। लेकिन यहां क्या पूछा है, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। तो मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, या कई बार वो लिख देते हैं कंपोजिशन इन वेपर फेज, ये भी ध्यान रखिए, सब एक ही बात है। मोल फ्रैक्शन पूछे, कंपोजिशन पूछे, लेकिन वेपर फेज में पूछा है तो आपको कैलकुलेट करना है इसको, पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर। पार्शियल प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर से कैलकुलेट करना है, क्योंकि आपने पूरा पढ़ा नहीं, सीधे मोल फ्रैक्शन निकाल दिया हो तो आंसर ही गलत हो जाएगा। इसलिए हमें दोनों के इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर हमने निकाले हैं और टोटल प्रेशर निकाला। तो आपसे पूछा है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज, तो बी का मोल फ्रैक्शन नहीं पूछा है आपसे, तो बी का पार्शियल प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर से अपन डिवाइड कर देंगे। बी का पार्शियल प्रेशर कितना आया है 50, टोटल वेपर प्रेशर कितना है 150, तो ये आ जाएगा 1/3। 1/3 को आप लिख सकते हैं 0.33 या 33% अप्रोक्सीमेटली। समझ में आया? तो ये बी का मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में पूछा है। सिंपल मोल फ्रैक्शन पूछा हो या सिंपल कंपोजिशन पूछा हो तो मोल्स अपॉन टोटल मोल से कैलकुलेट करेंगे, और मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में पूछा हो या कंपोजिशन वेपर फेज में पूछा हो तो आप पार्शियल प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर से कैलकुलेट करेंगे। इसका आंसर इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 1/3 भी दे सकते हैं, 0.33, या परसेंटेज में पूछा है तो इंटू 100 कर दीजिए, ये परसेंटेज में आ जाएगा। ये बी का परसेंटेज है, ए का कैसे निकालेंगे, 100 में से माइनस कर देंगे, तो बी का परसेंटेज है 33, ए का कितना आ जाएगा 100 - 33, अप्रोक्सीमेटली 67%।